नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बड़े ही हाल हो। तुरंत प्रारंभ करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर अब तक हमने लैंगिक मसले पढ़ लिया था। अब हम चलेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर, धार्मिक मसले। नाम से पता चल रहा है, धार्मिक यानी धर्म। यानी धर्म के आधार पर जब कोई विवाद बनता है तो उसे धार्मिक मसले कहा जाता है। भारत के अंदर जो है, धर्म के आधार पर राजनीति सबसे ज्यादा होती है। धर्म के आधार पर राजनीति भारत में सबसे ज्यादा होती है। इसके पीछे कारण ये है कि भारत के अंदर जो है विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न आस्था को और अपनी पूजा पद्धति को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसके कारण जो भी हमारे राजनेता हैं वो क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं और हमें अलग अलग प्रकार से बांट देते हैं। कोई हमें किसी समुदाय को कौन सी पार्टी सही लगेगी, किसी समुदाय को कौन सी पार्टी लगेगी, और वो इस प्रकार के प्रलोभन यानी लालच भी देते हैं जिससे एक समुदाय का झुकाव उनकी ओर हो। इसे कहते हैं धार्मिक विभाजन। यानी धर्म के आधार पर जो मसले हैं वो इसी प्रकार से प्रारंभ होते हैं। अब इसके अंदर एक शब्द आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक ये क्या है? इसमें क्या होता है? सांप्रदायिकता का अर्थ ये है कि जब भी कोई सरकार यानी किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है, जो राज कर रही है, वो किसी एक धर्म को तो महत्व देने लग जाए और अन्य धर्म को जो है उतना महत्व न दे जितना महत्व उसका है। जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ था ना, सिंहली ने अपना प्रभाव जमाने के लिए उन लोगों को ज्यादा ऊपर उठा दिया था। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी एक धर्म को ऊपर उठा दें और अन्य धर्म को उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट या उतना सम्मान ना दें जितना सम्मान उनको देना चाहिए, तो इससे क्या होता है, उनकी ये सोच बन जाती है कि अगर अन्य जो समुदाय हैं उनको, जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उस धर्म के या तो नीचे रहना पड़ेगा यानी अधीन रहना पड़ेगा कि जैसे वो चाहेंगे उस प्रकार से रहना पड़ेगा, और दूसरा या फिर वो देश छोड़ दो। इस प्रकार की उनकी मानसिकता जो है वो पैदा हो जाती है। इसे ही कहा जाता है सांप्रदायिकता। थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में करिए बताऊं, अगर अपनी भाषा में, तो मान लो 2 या 3 धर्म कोई भी उठा लो। जैसे मैंने एक धर्म को पकड़ा, उसको बढ़ा चढ़ा दिया, उसके पक्ष में बहुत सारे नियम बना दिए, बहुत सारे कानून बना दिए, और वो बढ़ सके बस ऐसा प्रयास किया, और अन्य धर्मों को उतना ध्यान तो छोड़ो, उनको एकदम नीचे छोड़ दिया। वो जिस स्तर पर थे, जिस हाल पे थे, उनको वही छोड़ दिया, और जिस धर्म को मैंने उठाया है बस उसी पर काम कर रहा हूं, और ये मानता हूं कि अन्य जो धर्म है उनको इसके अंडर में ही रहना पड़ेगा, और अगर वो नहीं रह सकते तो छोड़ के चले जाओ देश। इसे बोलते हैं सांप्रदायिकता। और ये भारत के लिए हो या किसी भी देश के लिए हो, जो है जहर का काम करती है। कैसे करती है? क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार दंगे और हिंसा हो जाती है, और कई बार ये हिंसा इतना बड़ा रूप ले लेती है कि बहुत सारे लोगों का विध्वंस कर देती है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान जब बना था 1947 के अंदर, उस समय एक भयावह रक्तपात हुआ था, यानी बहुत ज्यादा लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। हजारों लाखों लोग मरे थे, और न जाने कितने घर थे जो वहां से उजड़ गए थे। ये सिर्फ किसी और कारण से हुआ था, सांप्रदायिक हिंसा के कारण ही हुआ था। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता होती है। लेकिन भारत ने इसका भी उपाय निकाला है। क्या निकाला है उसकी बात करते हैं कि भारत ने इसका क्या उपाय निकाला है। भारत ने इसका उपाय निकाला है संविधान के अंदर। किसके अंदर? संविधान के अंदर भारत ने इसका उपाय पहले निकाल दिया था, ताकि ऐसी कोई घटना जो है भारत के अंदर ना हो, और उसका नाम है धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष शासन। शासन यानी राज तो होगा, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष होगा, इसलिए हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसमें भी नाम लिखा आता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि भारत देश के अंदर किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाता नहीं है। यानी भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के अंदर किसी भी धर्म को जो है राष्ट्रीय धर्म नहीं बताया जाएगा, और भारत में किसी भी धर्म व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भारत की जो सरकार है उसके लिए सभी धर्म एक समान होने चाहिए और एक समान ही माने जाएंगे। वो किसी भी धर्म को लेकर उसको राष्ट्रीय धर्म घोषित कर सकती नहीं। ये संविधान में पहले कह दिया गया है कि कोई भी धर्म श्रेष्ठ
नहीं है, और कोई बल्कि सभी धर्म एक समान है, इसलिए भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म होगा ही नहीं। इससे क्या फायदा होता है कि सरकारें जो होती है उनको किसी धर्म विशेष का सपोर्ट लेने का जो अधिकार है वो कम मिलता है। एक दूसरा जो नियम बनाया हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी दूसरे धर्म के अंदर जो है परिवर्तन कर सकता है। अगर हिंदू है तो वो मुसलमान बन सकता है, मुसलमान है तो वो ईसाई बन सकता है, ईसाई है तो वो हिंदू बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उसका पर्सनल मैटर है, उसके अंदर उसको पूरी छूट दी गई है। केवल धर्म के मामले में कौन बोलेगा कि भाई अगर धर्म के अंदर कोई विवाद खड़ा हो गया तो उसके अंदर बोलने का अधिकार सिर्फ या तो है कोर्ट को, कोर्ट किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, यानी उसके अंदर बोल सकती है कोर्ट या फिर सरकार। इन दोनों में से कोई भी जो है वो धर्म के मामले में बोल सकता है, अन्य कोई बोल सकता नहीं है। आई बात समझ में? इसे कहते हैं धार्मिक मसले। अगर भारत की बात करें, आजादी से लेकर उससे पहले तक भारत के अंदर जो मुख्यतः जो समस्या रहती है वो दो ही धर्मों के बीच रहती है, या तो हिंदू या मुस्लिम। इन दोनों के बीच लगातार समस्या बनी रहती है, या ये कह दो कि भाई इनके बीच तनाव की स्थिति रहती है। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि दोनों ही पक्ष के लोग एक बात को समझने को तैयार नहीं है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि अगर हिंदू धर्म के लोगों को ये चाहिए कि हमारे धर्म की इज्जत हो, तो सबसे पहले उन्हें अपने धर्म के गुणों को अपनाकर समाज में दिखाना होगा, दुनिया में दिखाना होगा कि वास्तविकता में सनातन धर्म क्या है। और यही इस्लाम में जो लोग रह रहे हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, उनको भी यही करना पड़ेगा। उन्हें भी मोहम्मद साहब के द्वारा जो बताए गए जीवनी है, उनके द्वारा बताए गए जो उसूल हैं, उन उसूलों पर खड़ा उतरना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति जो है, एक समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, जब वो दूसरे धर्म की इज्जत करेगा, यानी अगर आपको अपने धर्म के लिए इज्जत चाहिए, अपने धर्म के लिए सम्मान चाहिए, तो उसके लिए पहली शर्त यही है कि आपको दूसरे के धर्म का सम्मान करना होगा या दूसरे के धर्म की इज्जत करनी होगी। सम्मान पाने का एकमात्र तरीका यही होता है कि हमें सम्मान देना होता है। जब हम दूसरे को सम्मान देंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये इतनी सी बात जो है हमारे समझ में नहीं आ रही है, और हमने मानवता को 2 नंबर पर रखकर धर्म को 1 नंबर पर कर दिया। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत को तोड़ना नहीं है, इसको सभी को साथ लेकर जोड़कर और भारत का विकास करना है। और भारत का विकास ना केवल हिंदुओं से संभव है अकेले से, और ना केवल अकेलों से मुस्लिम से संबंधित है। हम दोनों को मिलकर ही वो काम करना पड़ेगा। और हमारे जो भाई बंधु है, जो और समुदाय हैं, उनमें इतना हमारे मध्य तनाव नहीं है, लेकिन ये जो 2 समुदाय हैं, इनके मध्य में लगातार तनाव चलता रहता है। इसको कम करने का यही तरीका है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय को सम्मान देना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ रहकर ही है जो हमारा विकास संभव है, अन्यथा हम में से किसी का भी विकास होगा नहीं। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि धार्मिक मसले किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब हम हमारा अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, जातिगत मसले। जातिगत मसले नाम से पता चल रहा है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत को नहीं। जातिगत यानी जाति के आधार पर जो विवाद है उसे कहते हैं जातिगत मसले। इसके अंदर जो सबसे पहली लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो यही है कि जाति के आधार पर जो है केवल भारत के अंदर ही विभाजन होता है, अन्य कहीं होता नहीं है। जाति के आधार पर जो विभाजन है वो केवल भारत के अंदर ही होता है, और कहीं भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। होता किस प्रकार से? होता इस प्रकार से कि कुछ जातियां जो है उनको तो मान लिया गया है उच्च वर्ग, और कुछ को मान लिया गया है निम्न वर्ग। 2 वर्ग बन गए, एक तो अत्यंज और एक दूसरा उच्च वर्ग। अब इसमें क्या होता है कि जो निम्न वर्ग है, जो दुर्बल वर्ग है, इस वर्ग के लोगों को ना तो समान अधिकार दिया जाता है, ना समान अवसर दिए जाते हैं, ना सम्मान दिया जाता है, और यहां तक कि इनके साथ भेदभाव भी किया जाता है। ये केवल भारत के अंदर ही विद्यमान है। क्या जातियां जो हैं वो भारत की संस्कृति का हिस्सा है? जब भी जातियों की बात की जाती है तो हमेशा इंगित किया जाता है सनातन धर्म को, कि भाई सनातन धर्म है, उसके अंदर जातियां वगैरह है।
जिन्होंने पढ़ा है उसका तो मेरे को पता नहीं है, मैंने जितना पढ़ा उसके अनुसार बता देता हूं कि सनातन धर्म में कहीं भी जातियों का उल्लेख नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और जो वर्ण व्यवस्था है वो आपके कर्म पर आधारित होगी, ना कि आपकी जाति पर आधारित होती थी। ठीक है, लेकिन अब वो विडंबना बन गई कि जो एक काम कर रहा है उसका बच्चा भी वही कर रहा है, उसका बच्चा भी वो कर रहा है। इस कारण से धीरे धीरे जातियां, फिर उपजातियां, इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो लगातार समाज में चलती रही थी। और अब जो है यानी वर्तमान समय में जो है इसने इस प्रकार का रूप ले लिया, वर्तमान जो काफी समय से चल रहा है, कि वो भेदभाव का शिकार बन रही है, भेदभाव का कारण बन रही है। तो इस प्रकार से जातियों के अंदर मसले बन गए, विवाद बन गए हैं। अब इसके अंदर जो है दो प्रकार की चीजें हुई, एक राजनीति में जाति, राजनीति में जाति, और दूसरी जाति में राजनीति, जाति में राजनीति। बोलो सर मतलब कौन समझा खेड़ा को? राजनीति में जाति यानी राजनीति में किस प्रकार जाति को प्रयोग किया जाता है। एक तो ये एक जाति के अंदर राजनीति, कि जातियों के अंदर भी राजनीति किस प्रकार से हो रही है। गौर सुनना, राजनीति में जाति कि जो अपनी पॉलिटिक्स है उसके अंदर किस प्रकार से जातियों का प्रयोग किया जाता है, और एक जो जातियां हैं वो किस प्रकार से राजनीति का प्रयोग कर रही है। अब इन दोनों मुद्दों को हम पढ़ते हैं। पहला मुद्दा है राजनीति में जाति, कि भाई पॉलिटिक्स है उसके अंदर जातियों की जरूरत कहां है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप मुख्य रूप से देखोगे तो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो नेता हैं, उन्होंने जातियों और धर्म को, इन दो को लेकर ही लगातार अपने वोट बैंक को मजबूत किया। वोट बैंक यानी कि कोई समुदाय किसी एक ही पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे, उसे बोलते हैं वोट बैंक। उन्होंने मजबूत किया। वो प्रारंभ से ही अपना एजेंडा तय रखते हैं और फिर उसी एक समुदाय को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं कि जिस क्षेत्र में जितने ज्यादा किसी एक जाति के लोग रहते हैं उसी के उम्मीदवार को अपनी टिकट देते हैं। यानी पार्षद लड़ो तो पार्षद पे, एमएलए पे, विधायक पे, उसी प्रकार से टिकट देते। सपोज करोगे कोई एरिया है ए, उस एरिया में 100 में से 70 लोग जो हैं वो हिंदू हैं, तो वो प्रयास करेंगे कि उस एरिया, प्रयास नहीं पक्का, वो हिंदू को ही टिकट उस एरिया में देंगे। उल्टा ले लो कि अगर किसी एरिया बी में 100 में से 70 के आसपास मुस्लिम रह रहे हैं तो वो उसमें मुस्लिम व्यक्ति को ही टिकट देंगे, क्योंकि उसके जीतने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग भावुक होते हैं, भाई आप भावुक यार, अपनो भाई खड़े बिन टिकट दिया, क्यों भाई? भाई खड़े है चुनाव का माइन तो क्यों गयो? वो काम नहीं कराओ के काम को? अरे चुनाव कर रहे हैं, इतनी बुद्धि तो ले लो कि बी के अंदर भी जाति धर्म देखोगे, काम देखो भी के अंदर तो साफ साफ। और इसी कारण से जो है भारत के बाकी ना बोल, भारत के जो नेता हैं वो बेकार नहीं है, बेकार है भारत की जनता। आपा बेकार आ, बेकार को नहीं, बेकार आपा अपना ने खुद ने अक्ल को नहीं, भी को पे फायदा उठा रहे तो भी मैं गलत किए। भी कोई मूर्ख है तो उसका तो फायदा दुनिया उठाएगी, गलती तो उसकी जो मूर्ख है। अगर वो जन्म से है तो उस बेचारे का कोई दोष नहीं, लेकिन जो खुद बन रहा है उसका तो दोष है या नहीं है? तो मूर्ख तो हम है, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। जातियों में आप बटे हुए, धर्म में आप बटे हुए, तो उसका तो वो फायदा उठाएंगे। आप बात ही छोड़ दो, आप धर्म की जाति की बात ही छोड़ दो। जब भी कोई नेता ये बात करो कि हाँ भाई कितना रोजगार दिया, कितने % शिक्षा बढ़ी, स्वास्थ्य का क्या हुआ, विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये बात ही को नहीं अपना, ये बात नहीं ऐसी। तो जद थे इन चीजों पे बात ही नहीं करोगे आप, जब आप विकास के मुद्दों पर बात ही नहीं करोगे तो अगला जो नेता है वो तो धर्म पर ही बात करेगा। जब उसका काम बिना काम के ही चल रहा है, सिर्फ धर्म का नाम लेने पे, तो उसको काम करने की जरूरत कहां है? भी अगर मैं घर पे बैठ के ही, बिना घर पे बैठे थोड़ा बहुत कोई 2 नाम लेकर और पैसे कमा रहा हूं, तो मैं बाहर कमाने क्यों जाऊंगा? ठीक वही बात है। तो गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है, एक बात। दूसरी, तो इसलिए क्या करते हैं ये राजनीति में जाति वाले, ये करते हैं कि जिस जाति के लोग या समुदाय के लोग किसी क्षेत्र में ज्यादा होंगे वहां उसी को अपनी टिकट देंगे, एक काम। दूसरा है जाति में राजनीति। ये किस प्रकार से हुई कि राजनीति में जाति, तो समझ में आ गई वैसे जी, थारी बात सही है कि भी नहीं खड़े होकर सी एरिया के अंदर जिसके अंदर भी का लोग ज्यादा हो सी, ठीक है, ताकि वो आराम से जीत जाए।
जाति में राजनीति, जाति में राजनीति इस प्रकार से होने चालू गई कि अब जो जातियां हैं, वो वोट बैंक वाली बात, इनको पता है कि अगर ये जो जाति है ये इसको वोट देगी, तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो पार्षद है, वो जो एमएलए, वो विधायक है, उनकी बात सुने और उस जाति का दबदबा बने, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जाति भी अंदर से कोई जाति निकल गई, उनको नाना ये छोटा है, ये यहाँ है, बिया है, आप नाम से निकले है। अब उन्होंने क्या किया, ना हमें हमारी ताकत बढ़ानी है तो खुद तो हम होइए, दूसरी जातियों को भी अपने अंदर मिलाओ जो हमारी उपजातियां, जो हमसे निकली है। और वो क्या अर्थ है, आपा तो भाई आपा लखदा एक मच तो निकले ना, आपा तो एक ही, ताकि क्या हो, हमारी संख्या बढ़े, और जो वोट बैंक, संख्या बढ़ेगी तो वोट बढ़ेंगे, वोट बढ़ेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, फिर हमारा जो एमएलए आएगा, जो सांसद आएगा, उसे हम दिखाएंगे इतना वो 2500 वोट मेरा है, 5000 वोट मेरा है, वो काम करवाना पड़सी, ताकत बढ़ सी ने भी एरिया में चाल सी यार, बाकी चाल सी बे ज्यादा है संख्या में। यानी राजनीति में क्या हुआ, जाति तो बता दिया, अब जाति में इस प्रकार से राजनीति हुई कि जातियां जो है वो अपना दिमाग लगाने लग गई कि हमें क्या करना है, अब हमें हमारे अंदर की जो उपजातियां हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, उन सबको मिलाओ, साथ करो, अपनी ताकत बढ़ाओ, और फिर जो एमएलए विधायक है उनके सामने प्रदर्शन करो अपनी ताकत का। क्यों? ताकि उससे जो है हम पावर में आए, हमारा दबदबा बना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीति में जाति समझ गई, अब जाति के अंदर भी राजनीति होने लग गई। चलो आगे चला। अब देखो भाई, 2-3 बातें है, फिर पार्ट ने कंप्लीट कर दिया। एक तो है क्या सिर्फ चुनाव जो है भाई, इतनी सब बात करें हम कि राजनीति में जाती है, बेबी संख्या देख के एमएलए खड़े कर दियो जो ज्यादा है संख्या में। अगर उधर बात करें जाति में राजनीति है, तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर जो छोटी जातियां थी उनको खड़ा कर दिया, साथ में ले लिया, ताकि हमारा दबदबा बढ़े। तो क्या चुनाव जो है वो सिर्फ जाति के आधार पर जीते जा सकते हैं? अगला क्वेश्चन यही है कि चुनाव जो है वो सिर्फ जाति के आधार पर जीते जा सकते हैं? अगर किसी एक पार्टी को किसी एक कास्ट के ही वोट मिले तो क्या चुनाव जीते जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों भाई? क्या कारण है कि किसी, जब हम इतनी देर से बात करें राजनीति में भी जाति इतनी इंपॉर्टेंट है कि केवल भारत के अंदर ही जो है राजनीति के अंदर जाति को प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से लिया जा रही है। और अगर जाति में राजनीति की बात कर रहे थे तो उसके अंदर देख लिया कि हाँ भाई जातियां इकट्ठा हो रही ताकि उनका वोट बैंक बढ़े, तो फिर चुनाव जाति के आधार पर क्यों नहीं जीत सकते? इसके पीछे काफी कारण, जिसमें से एक मुख्य कारण है कि जो जातियां हैं, क्या यह संभव है कि एक जाति के सभी लोग एक ही व्यक्ति को वोट दें? यह तो संभव नहीं है। यह हो सकता है कि उनमें से जो है आधे से ज्यादा लोग दे दे, लेकिन सभी लोग दे, ये संभव नहीं है। सबके अपने विचार तो होंगे भाई, एक जाति के हैं वो तो बात सही है, लेकिन सबके अपने अपने विचार होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कुछ लोग जो हैं वो उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए हर व्यक्ति को, यानी हर कैंडिडेट को, एमएलए विधायक को, इनको जरूरी हो जाता है कि ये सभी पार्टियों से क्या ले, सभी जातियों से क्या ले, अपना समर्थन ले। इसलिए सिर्फ एक जाति के आधार पर चुनाव जीते जा सकते नहीं है। दूसरा कि ये संभव थोड़ी है कि एक क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक ही जाति के लोग रहो। भाई क्या ये संभव है कि कोई एक क्षेत्र है उसके अंदर सिर्फ एक जाति के लोग रहेंगे? संभव ही को नहीं भाई, पूरा जो क्षेत्र है उसके अंदर अलग अलग जाति के लोग रहेंगे। तो अब अगर एक जाति के वोट किस प्रकार से मिले? हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े संख्या में कोई ज्यादा हो, लेकिन इतने तो ज्यादा थोड़ी होंगे कि सिर्फ वो एक ही जाति से पूरा चुनाव निकल जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए क्या होता है, सिर्फ चुनाव जो है वो जाति के आधार पर जीते जा सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो एक ही जाति के लोगों की भी एक पसंद होना संभव नहीं है, उनमें भी मतभेद होंगे, तो इसलिए जो लड़ रहा है चुनाव उसको सभी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। दूसरा, एक क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक जाति के लोग रहे, ये बात भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो जातिगत मसले हैं वो हमने पढ़े लिए। अब कुछ पॉइंट हैं उनके ऊपर भी बात करनी जरूरी है। जैसे एक पॉइंट है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये जो है, ये आप ये कह सकते हो कि जातिगत मसलों का जो है वो उपाय ही है कि उसको किस प्रकार से कम किया जाए, ये उसी से संबंधित है। जैसे उसमें पढ़ा था ना अपने, धर्मनिरपेक्ष शासन था, नारीवादी आंदोलन था,
आरक्षण देना था, ठीक उसी प्रकार से जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, ये जो जाति के अंदर जो मसले हो रहे हैं, जो भेदभाव हो रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए किया गया एक प्रयास था। किस प्रकार से, नाम पकड़ो, सार्व यानी सभी, भौम यानी भूमि, वयस्क यानी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है भारत के अंदर, मताधिकार यानी मत वोट देने का अधिकार, यानी ऐसा व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है उसको एक वोट देने का अधिकार जो है हमें हमारा संविधान प्रदान करता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का हो गया है उसको एक वोट डालने का अधिकार मिलता है। इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि एक महिला है उसकी भी एक वोट की है, पुरुष की भी एक वोट की है, तो ऑटोमेटिक देखें तो ये सब एक समान हो गए, नहीं हो गए, कि सबकी जो वैल्यू है वो सिर्फ एक वोट की है। यानी सभी लोगों को बराबर करने के लिए ये सिद्धांत जो है अपनाया गया। दूसरा, इससे सभी के विचार पहुंच जाएंगे भी, सभी व्यक्ति जो हैं किस व्यक्ति को अपना योग्य नेता मानते हैं, उन सभी के जो विचार हैं वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि सभी के पास एक वोट करने का अधिकार है। अब किसी से कोई उसको किसको खड़ा करना है, कौन चुनाव जीतेगा, इसको कोई एक व्यक्ति जो है वो तय नहीं कर सकता, बल्कि सभी के विचार तय करेंगे। इसलिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाया गया था कि ना तो कोई वर्ग छूटा, ना कोई समुदाय छूटा, ना कोई धर्म छूटा, सभी लोगों को साथ में ले लिया और सभी की जो सम्मान है, सभी का जो वैल्यू है वो एक वोट कर दी। अब सभी की सोच आएगी, सभी लोग एक बराबर में आके एक जगह खड़े हो गए। तो इस प्रकार से सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है वो प्रारंभ किया गया था। और अब इसका अंतिम पढ़ते हैं जो है जातिगत असमानता। जातिगत असमानता, देखो एसएसटी के ज्यादातर डेफिनेशन भी क्या नाम ही मिल जाए, जातिगत, जाति के अंदर असमानता यानी समानता नहीं होनी, समानता नहीं होनी, यानी जातियों के अंदर आज भी इतने समय के बाद भी समानता नहीं है। आज भी जो जाति उस समय भी ऊंची जाति थी यानी अगड़ा जाति थी वो अगड़ाई जाति है, जो पिछड़ी जाति थी वो पिछड़ी ही जाति है। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी योजनाएं, सरकार के इतने कार्य, इतने प्रयास करने के बावजूद भी आज भी भारत की स्थिति ये है कि जो ऊंची जातियां थी वो आज भी उतनी साधन संपन्न, उतनी समृद्ध और प्रभावशाली हैं जितनी पहले थी, लेकिन जो नीची जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो उतनी प्रभावशाली नहीं। कारण, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि जो पिछड़ी जातियां थी, जो पिछड़ी जातियां थी उनके पास साधन नहीं थे, साधन नहीं थे, इसीलिए तो इनका शोषण हो गया कि इनके पास साधन नहीं थे। साधन का मतलब क्या है कि इनके पास वो आवश्यक चीजें नहीं थी जिनसे ये अपना विकास कर सके। धन मान लो, शिक्षा मान लो, ये सब इनके पास नहीं था। अगर ये इनके पास होता तो ये इनके बराबर आके खड़े हो जाते, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें कोई दोहरा या शंका की बात नहीं है कि किसी कोई जन्म के साथ अपनी योग्यता लेके नहीं आता, सभी व्यक्ति एक समान ही आते, वो अपनी योग्यता यहाँ आकर अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध करते हैं। अगर इनको भी वही सुविधाएं मिलती, वो साधन मिलते, तो ये भी उन्हीं समृद्ध लोगों के बराबर में आगे खड़े हो जाते, लेकिन इनके पास वो साधन नहीं थे, इसलिए इन बेचारों का तो शोषण होता गया। और जिनके पास साधन थे उन्होंने उनका उपयोग किया। भी जैसे आज अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छे पैसे हैं तो वो अपने बच्चे को एक अच्छी स्कूल में डालेगा, उसको विभिन्न प्रकार की जैसे पुस्तकें वगैरह मुहैया करेगा। अब किसी के पास वो है ही नहीं, कोई घर ऐसा भी जिसके पास बेचारे पास खाने को खाना नहीं, अब वो उसको वो सुविधाएं कहाँ से दे दे। तो उसके जो पिछड़, ये नहीं कि वो निश्चित रूप से पिछड़ेगा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा अपने आप को महान बना लिया, लेकिन एक संभवतः एक संभावना बन गई है कि उसके पिछड़ने के चांस बन गए। ठीक यही जो है पिछड़ी जाति के साथ हुआ कि इनके पास साधन नहीं थे, जिसके कारण ये लगातार पिछड़ते गए। ठीक, और यही कारण है कि शिक्षा के अंदर भी यही सेम की सेम जो है स्थिति हुई कि जो पहले से ही शिक्षित लोग थे उनके पास आज भी जो शिक्षा है वो पहले से ज्यादा है, पहले की जितनी है। लेकिन जो और जातियां हैं उनके पास उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले से खुद शिक्षित थे,
तो उनको शिक्षा का महत्व पता है, अब उनके पास है तो उन्होंने ट्रांसफर करते गए अपनी पीढ़ियों को, लेकिन इनके पास थी नहीं, ऊपर से गाइडेंस भी नहीं थी, जिसके कारण ये लगातार पिछड़ते गए। तो इसे कहते हैं जातिगत असमानता। इस प्रकार हमने जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 लैंगिक मसले, जातिगत मसले और धार्मिक मसले खत्म कर लिया। अब ईश्वर की कृपा रही तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।